प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर हमारे वर्तमान समय के जाने माने विचारक, संशोधक, लेखक, रचनाकार, अर्थशास्त्री तथा दूरदर्शी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। सन 2006 से 2011 तक थोरात सर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों का कायाकल्प हुआ। समावेशी भूमिका के तहत उन्होंने शिक्षा को सर्वांगीण रूप देने का प्रयास किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप देश तथा विदेश में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। कई विश्वविद्यालयों से वे अनुबंधित भी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को शुद्ध रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर सुखदेव थोरात सर आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के कई आयाम वे आप तक पहुंचाएंगे। इसके तहत आज पहली सीरीज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाति उन्मूलन संबंधी विचारों पर वे अपनी बात रखेंगे। उम्मीद है यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन उनके विचार सही रूप में बहुत बार चर्चा में नहीं आते। इसलिए हमने ये प्रयास कर रहे हैं आवाज़ टीवी के थ्रू कि बाबा साहेब के जो विचार है विभिन्न इश्यूज पे, उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग है उसका सहारा लेके आपके सामने रखे। जैसे अमन कामने ने कहा है कि उसका जो फ़ायदा होगा वो राष्ट्र को होगा, और जो लोग पॉलिटिक्स में है, सोशल एक्टिविज्म में है, उन लोगों को फ़ायदा होगा। आज का पहला जो भाषण है, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति संस्था के बारे में जो विचार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जातीयता और इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये दलितों की कंडीशन को डिटोरिएट करने में मुख्य माध्यम है। इसकी जो जान है या समझ है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को काफ़ी पहले हुई थी। जो वो स्कूल में पढ़ते थे तब अस्पृश्यता का अनुभव उनको आया था और वो एक्सपीरियंस उनके पास थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जाति प्रथा का प्रश्न जो है बड़ा गंभीर सवाल है कि जाति निर्माण कैसे हुई, उसके पीछे कारण क्या है, उसका असर अस्पृश्य जो समाज है और ओबीसी समाज है, जो लो कास्ट ग्रुप है, उनके ऊपर कैसे हुआ, उसका उपाय क्या है। ये जो 4 इश्यूज है, इसके ऊपर बाबा साहब ने धीरे धीरे सोचना और लिखना शुरू कर दिया। तो यदि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राइटिंग देखें कास्ट पे, तो उसका कोई अंत नहीं है, वो इतनी वास्ट है। तो मैंने प्रयास किया है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाति संस्था पे जितना भी लिखा है, उसमें से प्रमुख जो उनकी राइटिंग है, बेसिक और फंडामेंटल राइटिंग है, उसको आधार मान के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। यदि उनके लिटरेचर जो कास्ट पे उन्होंने लिखा है, उसका हम यदि रिव्यू करें तो हमें पता चलता है कि जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तभी उनको इच्छा हुई कि जाति के सवाल को खोजना चाहिए, उसका स्टडी करना चाहिए। तो उन्होंने कास्ट इन इंडिया 1916 में एक पेपर लिखा जो इंडियन एंटिक्विटी में पब्लिश हुआ। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा कास्ट पे। जो बेसिक राइटिंग जो बाबा साहेब की है, वो वॉल्यूम 3 जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग, उसमें वॉल्यूम 3 में 3 इंपॉर्टेंट ऐसे है: फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, एसेंशियल फीचर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर एंड यूनिक फीचर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेज है जिसमें उन्होंने पहली बार जाति संस्था का एनालिसिस किया। तो उसके बाद 1936 में, आपको मालूम है, वो सेलिब्रेटेड किताब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति के बारे में कम है, लेकिन जाति को एनिहिलेट कैसे करें इसके बारे में ज़्यादा चर्चा है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने शूरवीर शुद्राज जो किताब लिखी है 1946 में, उसके जो 3 चैप्टर है, द रिडल ऑफ द शूद्रा, द ब्राह्मणिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ शूद्रा एंड द ब्राह्मणिक थ्योरी ऑफ स्टेटस ऑफ शूद्रा, ये 3 चैप्टर बहुत ही अहम है। यदि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के
विचार जाति के बारे में हमें स्टडी करने हैं, या यूं कहें कि थीरीज ऑफ कास्ट, डॉक्टर अम्बेडकर थीरीज ऑफ कास्ट समझनी है तो शूद्र शूद्रा के पहले तो 3 चैप्टर है, वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिडल ऑफ हिंदुइज्म जो है, एन एक्सपोजिशन ऑफ द एक्सपोजिशन टू एनलाइटन द मासेज, ये जो 87 में पहली बार पब्लिश हुई है, इसमें रिडल नंबर 16 जो है, 4 वर्णा आर द ब्राह्मण श्योर अबाउट देयर ओरिजिन, ये पेज नंबर 189 पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडल है और ऐसे है जो सबने पढ़ना चाहिए। इसमें बाबा साहेब ने हिंदुइज्म के ब्राह्मणिकल लिटरेचर के जितने भी ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, वो वेद हो, डिफरेंट वेदास, स्मृतिज, पुराणास, उपनिषदास, रामायण, महाभारत, इसमें जाति के बारे में क्या विचार व्यक्त की उसका उन्होंने एक रिव्यू लिया हुआ है, इसलिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उनके 100 ऑफ पेपर है, लेकिन मैं ये बेसिक राइटिंग उनकी ली है, जहां उन्होंने किताब के फॉर्म में लिखा है, उसके बेसिस के ऊपर आपके सामने डॉक्टर बाबा साहेब इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इसके बारे में आपको कहूंगा, और उसका रिलेवेंस भी जो है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। जो इश्यूज मैं डिस्कशन के ले रहा हूँ वो इस तरह से है कि बाबा साहब ने कोशिश की है समझने की व्हाट इज द कास्ट सिस्टम, व्हाट आर हिज फीचर्स, इसेंशियल फीचर, यूनिक फीचर्स। फिर उसके बाद जो डिसेबिलिटीज है दलितों की, शूद्रास की, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। प्रिविलेज ऑफ ब्राह्मण्स, उसका जिक्र है। उसके बाद मोटिव बिहाइंड द कास्ट सिस्टम क्या है, और लिंकेजेस ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ ब्राह्मण एंड डिसेबिलिटीज ऑफ शूद्रास, इसके ऊपर उन्होंने काफी लिखा हुआ है। और दूसरी और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्होंने फ्रॉम टाइम टू टाइम रखी हुई है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। और आखिरी सवाल ये है कि भाई कास्ट अभी भी जिंदा क्यों है, व्हाई डज द कास्ट परसिस्ट, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो ये 3-4 सवाल जो है बड़े अहम है, इसके बारे में जो बाबा साहब के विचार है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मेरा ख्याल है उसकी जरूरत है आज समझना है। जो फीचर है, पहला फीचर है ब्रीफली मैं आपके सामने रखूंगा, वो ये है कि कास्ट सिस्टम डिवाइड्स पीपल इनटू 5 कैटेगरीज। इट्स ए डिवीजन ऑफ पीपल इनटू 5 ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट। और ये जो डिवीजन है, जो 5 ग्रुप जो क्रिएट किए हुए, इसकी ओरिजिन जो है वो भगवान ने की है, इट्स ऑफ ए डिवाइन ओरिजिन। और ये पहली बार ऋग्वेदा में पुरुषसूत्र जो एक मंडल है पुरुषसूत्र में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड ही द क्रिएटर फ्रॉम हिज माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट क्रिएटेड द ब्राह्मणा, द क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्र। अम्बेडकर 1986। तो उसके एविडेंस बहुत है, वो तो उसके मनुस्मृति ने भी उसको लिया हुआ है। लेकिन कास्ट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ पीपल, इट्स ऑफ ए डिवाइन ओरिजिन, इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है क्लियरली, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बाद में इसके बारे में और कहूंगा। दूसरा फीचर जो इम्पोर्टेंट है कि ये लोगों को डिवाइड ही नहीं करता है 5 ग्रुप में, तो उसके इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस राइट भी तय करता है, अधिकार जो है वो भी तय करता है। और ये भी डिवाइन ओरिजिन जब को लेके डिक्लेयर किया हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। टू द ब्राह्मण इट असाइन टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ रिलीजन, defense to Kshatriya, trade and agriculture to Vaishya, and service of these 3 castes to Shudra. Dr. Baba Saheb Ambedkar. The occupation of each of the castes are thus fixed and made hereditary and permanent by birth in a specific caste without any freedom for a change. ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, बाबा साहब का कहना है कि कास्ट जब बनी तो इट इज हेरिडिटरी एंड परमानेंट कैरेक्टर जो है, ये कास्ट को निर्माण करने का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तीसरा फीचर जो है कि ठीक है आप लोगों को डिवाइड कर रहे हो, हर एक समाज में डिवीजन होता है, फिर आप उसको ऑक्यूपेशन भी डिवाइड कर रहे हो और फिक्स कर रहे हो, परमानेंट कर रहे हो, जो गलत है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल राइट, ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। और उन्होंने वो जो कॉन्सेप्ट दिया है बहुत बार लगातार सारे लिटरेचर में वो लिखते हैं कि इट इज ग्रेडेड इनइक्वालिटी। ये सिंपल इनइक्वालिटी नहीं है, गरीब, अमीर, वर्कर, नॉन वर्कर, ये बाइपोलर इनइक्वालिटी है। लेकिन उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात की है कि कास्ट सिस्टम जो है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उनके वर्ड में। राइट गेट नैरोअर फ्रॉम हाई कास्ट ब्राह्मण
to the higher caste, Kshatriya, to the middle caste, Vaishya, to the lower caste, Shudra, and to the untouchable, the lowest. अब जैसे जैसे आप कास्ट हायरार्की में नीचे आओगे वैसे सारे के सारे राइट जो है वो घटते जाएंगे और इनइक्वालिटी इन लॉ है। जैसे ये है कि एक ही पनिशमेंट होगी लेकिन उसकी शिक्षा जो है हर एक कास्ट को अलग अलग है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कास्ट सिस्टम इज ग्रेडेड इनइक्वालिटी, नॉट ओनली इनइक्वालिटी बट ग्रेडेड इनइक्वालिटी। और यही है कि शूद्राज और अनटचेबल जो है उनको कोई अधिकार नहीं है, तो उनकी जो स्थिति खराब है उसका कारण आपको अनइक्वल असाइनमेंट एंड एंटाइटलमेंट ऑफ राइट में आपको नजर आता है। तो चौथा फीचर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो विचार रखे हैं इसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। सिंपल आइडिया के लेवल पे होता तो अलग बात है, वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन उसको लॉ में कन्वर्ट किया गया कि और लॉ में कन्वर्ट करके उसको फिर बंधनकारी बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं बाबा साहब का कोटेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई होल्ड दैट in Hinduism there is no distinction between the legal philosophy and the moral philosophy. This is because in Hinduism there is no distinction between legal and moral, the legal being also the moral. तो सबसे खतरनाक जो बात बनी है कास्ट सिस्टम के बारे में कि ये सारे आइडियल्स जो है उसको कायदे में कन्वर्ट किया गया, और उसका फिर जब आपने कायदे में उसको कन्वर्ट कर दिया गया तो स्टेट को उसको इन्फोर्स करना है। तो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, राजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कास्ट सिस्टम आप इन्फोर्स करो, और सोसाइटी के ऊपर भी दी है। स्टेट के ऊपर मनुस्मृति में कास्ट को इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के ऊपर दी है उसकी कोटेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी वो पढ़ के सुनाता हूं मैं। किंग हैज बीन क्रिएटेड प्रोटेक्टर ऑफ द वर्णास कास्ट हु ऑल अकॉर्डिंग टू देयर रैंक डिस्चार्ज देयर सेवरल ड्यूटीज। King should carefully compel Vaishya and Shudra to perform the work prescribed for them under the caste system. मनुस्मृति में है ये, और भी प्रोविजन है, मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। तीसरा जो है कि इन्फोर्समेंट स्टेट के पास ही नहीं तो सोसाइटी को दिया है। एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फीचर विच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज एम्फसाइज्ड कि कास्ट यदि आज जिंदा है तो उसका कारण यह है कि टू इन्फोर्स द कास्ट हैज बीन मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। स्टेट करे ना करे वो अलग बात है। उसमें आपको मालूम है कि कास्ट के रूल डेविएट किए तो एक्सकम्युनिकेशन की प्रोविजन है। आज कोई लड़का लड़की शादी करते हैं तो उनको एक्सकम्युनिकेट, फैमिली को एक्सकम्युनिकेट किया जाता है और उसको सेग्रीगेटेड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो कास्ट को सस्टेनेबल कर रहा है। दूसरा जो बाबा साहब ने बड़े गहराई से रखा है और उसकी कोटेशन दी है मनुस्मृति से, वो ये है कि ब्राह्मण कास्ट की ड्यूटी बनाई है कि वो कास्ट को इंप्लीमेंट करे, वैदिक रिलीजन को पढ़े और इंप्लीमेंट करे। आज जो सपोर्टर जो है उसका कारण ये है कि धर्म उनको बताता है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वैदिक रिलीजन को इंप्लीमेंट करें और कास्ट को भी इंप्लीमेंट करें। ये 5 फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाबा साहब ने बड़े स्टडी करके दिए हुए हैं। वॉल्यूम 3 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसको पढ़ना भी चाहे। कि इट कास्ट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू ग्रुप्स, इट असाइन ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, इट मेक द राइट परमानेंट बेस्ड ऑन द कास्ट एंड गिव्स नो फ्रीडम व्हाटसोएवर फॉर ए चेंज, इट कन्वर्ट दिस provision into law, make the responsibility on the state and the society. This is the crux of the caste system which Baba Sahib has pointed out. There are other aspects which I will deal later. अब इसमें डिटेल में थोड़ा जाते हैं कि शूद्रा की स्थिति और कैसे खराब की है। शूद्रा के जो राइट्स है वो क्या राइट्स दिए हुए हैं मनुस्मृति में, और नारद स्मृति है या सारी स्मृति है उसमें आपको पता चलेगा। रामायण में आपको मालूम है कि शंभुक जब प्रार्थना कर रहा था तो उनकी हत्या की गई। तो इन ब्रीफ मैं आपको बताऊं कि शूद्रा डिड नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, एंटरप्रेन्योर का अधिकार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन द ऑक्यूपेशन ऑफ हाई कास्ट कोई एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, एजुकेशन नहीं, सिविल और रिलीजियस राइट नहीं, और सेग्रीगेशन है कुछ हद तक शूद्रा का, सोशल एंड रेसिडेंशियल। Therefore the Shudra, Dr. Baba Saheb Ambedkar said, he is not a person, he is a human being, but he is not treated a person. Person means we have certain rights. बड़े अच्छा डिफरेंस बाबा साहब ने किया हुआ है कि सो शूद्रा इज नॉट ट्रीटेड एज ए पर्सन ऑल्दो ही इज ए वुमन बीइंग।
लेकिन एक बात आपको हमें बहुत समझनी चाहिए, जो बाबा साहेब ने बड़ी मेहनत के साथ लिखी है, वो ये है कि कोई भी अधिकार शूद्रा को था नहीं एक्सेप्ट टू सर्व द हाई कास्ट। लेकिन जो नेचर ऑफ सर्विस है टू द हाई कास्ट इज ए मैनुअल लेबर। It's not also a manual labor, it is a force attached labor, and finally it is a slave labor. तो बाबा साहेब का एक ऐसे है वॉल्यूम 5 में, untouchability and slavery. So untouchables were not only a forced labor, but they were considered as a slave. And what is slavery? Slavery means, you own a person as a property. You have complete control over the person. You can sell him, you can buy him, you can divide his family, you can kill him, you can beat him. That's the right in the slave of the slave owner. अब आप इसमें से बाबा साहब ने 2 कोटेशन दिए कि अनटचेबल स्लेव कैसे थे। अभी तो एक नई किताब आई है सनाल मोहन की 2014 में, उसने तो पूरी स्लेवरी डिस्क्राइब की केरला। दिस सपोर्ट बाबा साहेब अम्बेडकर, बट बाबा साहेब हैज गिवन दिस कोटेशन फ्रॉम मनुस्मृति एंड आई विल रीड इट फॉर यू। ए शूद्रा वेदर ब्रॉट और अनब्रॉट, परचेज और अनपरचेज, बॉट इन अनबॉट मीन्स, should be reduced to slavery because he is created by God for the services of the Brahmin. Baba Saheb Ambedkar 1987. And then he goes and quote another quotation from Manusmriti. A Shudra, though emancipated by his master, though the Shudra is made free, is not released from the servitude, since that is innate in him, who can set him free from it? ये तो शुद्रा में ओरिजिनल उनके इनेट गुण है कि वो औरों की सेवा करे एज ए स्लेव, उसको कौन फ्री कर सकता है। इतनी इंजीनियस ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप ने दलित की स्थिति, अनटचेबल की स्थिति स्लेवरी के बारे में बनाई। उनकी वेजेस क्या है एज ए स्लेव, टाइम नहीं मेरे पास डिटेल बताने के लिए, लेकिन पढ़ के सुनाता हूँ। दैट बाय इटसेल्फ विल टेल यू व्हाट इज द वेजेस एंड द बैड सिचुएशन ऑफ द शूद्रा। The remnants of food, remnants means बचा हुआ खाना, remnants of food are given to him, as well as their old cloth, refuse of the grain, जो खराब हुआ grain, and their old household cloth and furniture. Shudra serve the upper caste, seek his livelihood from them, use their discarded shoes, umbrellas, cloth, mat, and like, and eat their leftover. This is the wage, this is the remuneration given to the untouchable as a Shudra as a slave. एक तरफ तो ये है कि अनटचेबल को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, दूसरी तरफ प्रिविलेजेस है ब्राह्मण को। मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ब्राह्मण ने अपने पास जो है इतने प्रिविलेजेस लिए हैं कि उनको एक सुपर हीरो की या सुपर पर्सन बना दिया गया है। ये वर्ड इस्तेमाल किया बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म। ब्राह्मण के प्रिविलेजेस क्या है मैं बताऊंगा नहीं, पढ़ के सुनाता हूँ। दे आर वेरी टेलिंग to the question what is right and what is good. The answer which is the philosophy of Hinduism gives is remarkable, says Baba Sahib. It holds that to be right and good, the act must serve the interests of this class of superman called the Brahmin. दूसरा जो मनु ने फिर उसको किया है, whatever exists in the world is the property of the Brahmin. On account of his excellence, of his origin, the Brahmana is indeed entitled to it all. देखो ऑक्यूपेशन जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि ब्राह्मण ने यही ऑक्यूपेशन करना चाहिए, प्रीचिंग टीचिंग, और बाकी के ऊपर बंधन है। लेकिन मनु ने ब्राह्मण के ऊपर कोई बंधन नहीं रखा, जो ऑक्यूपेशन वो करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए आपको ब्राह्मण एग्रीकल्चरिस्ट दिखेंगे, बिजनेस में आएंगे, ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं कि उसमें नहीं है। तो हमें ताजुब लगता है कि इस ऑक्यूपेशन में कैसे आया है, उसकी प्रोविजन मनुस्मृति में, कोई रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर छोड़ा नहीं है। और एक कोटेशन ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ के सुनाता हूं। Yet Brahmana unable to subsist by his own duties may live by the duties of the soldier, of the agriculture and by trade. कोई बंधन नहीं है। तो ये जो प्रिविलेजेस है ये भी मनुस्मृति ने ब्राह्मण को दी हुई है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बाबा साहब ने बड़े गहराई से सामने लाई हुई है, वो ये है कि एक तरफ तो शूद्रा के राइट लिए गए हैं, ब्राह्मण को राइट दिए हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन है द गेन्स ऑफ द ब्राह्मण आर एट द कॉस्ट ऑफ द शूद्रा एंड द लॉस ऑफ द शूद्रा इज एट द गेन ऑफ द ब्राह्मण।
ये अलग अलग होते तो अलग बात है, लेकिन द गेन्स ऑफ द ब्राह्मण्स आर एट द कॉस्ट ऑफ द शूद्रा। कुछ कोटेशन में पढ़ के सुनाता हूँ। बाबा साहब ने इतना गहराई से उसका अध्ययन किया है, कुछ कुछ बातें बाबा साहब ने नहीं पिकअप की। मैंने मनुस्मृति पढ़ी तो मैंने बाबा साहब के विचारों को सब्सटैंशिएट करने के लिए यहाँ रखी है। इसको बताने की जरूरत नहीं, पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ब्राह्मण स्कॉलरशिप ने इस्तेमाल की हुई है। नो कलेक्शन ऑफ वेल्थ मस्ट बी मेड बाय द शूद्रा इवन दो ही इज एबल टू डू इट। फॉर शूद्रा हु हैज एक्वायर्ड वेल्थ गिव्स पेन टू द ब्राह्मण। देखिए, the Shudra should serve the Brahmin for the sake of heaven or for the sake of both his livelihood and heaven. For when Shudra has the name of Brahmin attached to him, he has done all there is to be done. ब्राह्मण के साथ यदि काम करे तो वही उसकी तरक्की का, वेलबींग का और कल्याण का साधन है। बताइए। और एक से कोटेशन जो बाबा साहब ने दी है, सर्विस टू ब्राह्मण अलोन इज डिक्लेयर टू बी द प्री इमिनेंट एक्टिविटी ऑफ द शूद्रा। फॉर वॉट एवर अदर वर्क शूद्रा डू ब्रिंग हिम नो रिवार्ड। अब ये क्लियरली बता रहा है कि ना तो शूद्रा के पास प्रॉपर्टी हो, ना उसने औरों के साथ करना चाहिए, उसने सिर्फ ब्राह्मण की सेवा करे। और जो इंजीनिटी उसमें लाई हुई है वो ये है कि वो यदि ब्राह्मण की सेवा करे तब उसका कल्याण हो सकता है, हेवन में भी जा सकता है। दूसरा कोई भी काम करे तो उसको उससे उसका फायदा नहीं हो। तो इतना जकड़ के रखा हुआ है शूद्रा को, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ना कि शूद्रा सोच नहीं सकता अपने लिबरेशन को, क्योंकि उसके धर्म का ये जो प्रभाव है, जो आपको मैंने पढ़ के सुनाया, दीज आर वेरी न्यू थिंग्स वर्सेस फ्रॉम द मनुस्मृति। तो ये जो लिंकेजेस है बाबा साहब ने बड़े इससे निकाले हैं। और एक कोटेशन मैं आपको ये लिंकेजेस की बताऊं, ये ब्राह्मण में टेक ए पोजीशन ऑफ द गुड ऑफ शूद्रा विथ परफेक्ट पीस ऑफ माइंड। कोई कॉम्प्लेक्स ब्राह्मण को होना नहीं चाहिए। यदि शूद्रा की संपत्ति ले ले और चीजें भी ले ले तो उसको शांति से ले ले, कोई उसमें उसको बुरा लगने की बात नहीं। फॉर सिंस नथिंग एट ऑल बिलोंगिंग टू शूद्रा एज हिज ओन, ही इज वन हुज प्रॉपर्टी में बी टेकन अवे बाय हिज मास्टर। इतना दुर्बल और इतना हेल्पलेस और इतना पावरलेस बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया में और कोई वर्ग के सामने इस तरह की स्थिति नहीं हुई। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है बाबा साहब ने भी कही है, लेकिन मैंने थोड़े से आगे ली है इसको, क्योंकि रिपरेशन कंपनसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी अभी आया हुआ है यूनाइटेड नेशन में। तो आप देखेंगे द लॉस ऑफ शूद्रा इज द गेन ऑफ ब्राह्मण। तो आज अब यदि हाई लैंडलेसनेस, इलिटरेसी, फोर्स लेबर, जमीन नहीं है, एंटरप्राइजेस का राइट नहीं है, छोटे छोटे उद्योग धंधे में है, ये यदि शूद्रा की स्थिति है, उसका कारण है कि ये सारे जो राइट्स है वो they have been monopolized by the Brahmin and the higher caste. So the untouchable, the Shudra suffer at the cost of the privileges of the high caste. मॉरलिटी देख लीजिए क्या है, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई है वो ये है कि जमीन न होना, धंधा न करना, सीखना नहीं, स्लेव लेबर करना, ये सारी चीजें शूद्रा के इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसको उसी से फायदा होता है, उसी से उसका कल्याण है। और यदि नहीं करता है तो इट गिव्स पेन टू द ब्राह्मण। सो एवरीथिंग हैज टू बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। दैट्स व्हाई बाबा साहब सेड कि everything has to be served to this superman. So how unmoral and unethical are the principle on which the caste system is based, ये बाबा साहब ने बहुत ही सही तरीके से निकाला है। मैं ज़्यादा उसमें और जो गहराइयाँ है, बाबा साहब के जो बड़े पावरफुल और वर्ड्स हैं, आपको मालूम है बाबा साहब कितने कठोर थे, वो वर्ड मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों की रिलीजियस भावना बड़ी नाजुक हो गई है। वो मैं बोलूँ तो उनकी भावना दुख जाएगी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी है, जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़े। तो इस सब का सार यदि हम निकालें कि फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, उसके बाद डिसेबिलिटीज ऑफ द शूद्रा, प्रिविलेज ऑफ द ब्राह्मण, लिंकेजेस ऑफ द डिसेबिलिटीज ऑफ द शूद्रा विद द प्रिविलेज ऑफ द ब्राह्मण, इसको पूरा लेके हम निकाले तो कुछ सवाल, कुछ इश्यूज हमारे सामने क्लियरली आते हैं जो बाबा साहब ने रखे। वो पहला जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज को एक
एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। पहला तो यह है कि कास्ट सर ने बड़ा पावरफुली कहा है, बाकी के लोगों ने बाद में फिर सेवरल सोशियोलॉजिस्ट ने उसका इस्तेमाल किया है कि कास्ट डजंट एग्जिस्ट इन ए सिंगुलर, देयर इज नथिंग लाइक ए कास्ट, कास्ट इज इन प्लूरल। देयरफॉर बाबा साहेब ऑलवेज यूज कास्ट सिस्टम, कि जिसमें कास्ट है और उनके आपस में इंटर रिलेशन है, और वो इंटर रिलेशन इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, तो कास्ट इज ए ग्रुप कॉन्सेप्ट। ब्राह्मीण, शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य इज ए ग्रुप कॉन्सेप्ट। देयर इज नथिंग, देयर इज नो इंडिविजुअल डजंट एग्जिस्ट देयर। इंडिविजुअल के अपने कोई राइट नहीं है, जो राइट उसको मिल रहा है वो कास्ट के मिल रहे हैं, जो डिसेबिलिटी उसको मिल रही है वो कास्ट की मिल रही है। इसलिए मेरिट इज नॉट द बेस्ट। आज जो मेरिट की बात होती है, क्योंकि मेरिट के बेसिस के ऊपर आपको नौकरी नहीं मिलती है। सारा एजुकेशन आपने मोनोपोलाइज कर लिया और आप ही फिर नौकरी करोगे। सारा मिलिट्री आपने मोनोपोलाइज कर लिया, आप ही मिलिट्री में रहोगे। सारा व्यवसाय जो है वैश्य मोनोपोलाइज करेगा, आप ही के पास हो रहेगा। और मेरिट भी जो एजुकेशन है धंधे का, वो भी आपके पास रहेगा। मिलिट्री का जो एजुकेशन है वो आपके पास रहेगा, वो प्रीचिंग और टीचिंग का है वो आपके पास रहेगा। तो इस तरह से एजुकेशन को सेंटिमेंटाइज किया है। बाबा साहब ने इसके बारे में लिखा है अनिलेशन ऑफ कास्ट में, कि एजुकेशन को डिवाइड करने की वजह से इलिटरेसी कैसे आई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी समझना है कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि कास्ट इज ए ग्रुप कॉन्सेप्ट, और वो ग्रुप ऐसा है कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो दूसरा विचार बाबा साहब ने दिया कि ये ग्रुप कॉन्सेप्ट होने की वजह से उसमें कास्ट कॉन्शियसनेस आ जाती है। जो आज हम कास्ट कॉन्शियसनेस देखते हैं, वो कास्ट का वैसा मीनिंग है इसलिए। ब्राह्मण सभा है, क्षत्रिय सभा है, ओबीसी सभा है, हर एक सब कास्ट सभा है। वो क्यों है? क्योंकि कास्ट इज ए ग्रुप, एंड ग्रुप के इंटरेस्ट है, और अपने इंटरेस्ट की प्रिजर्व करने के लिए आप वो ग्रुप कॉन्शियसनेस है। और दूसरी सब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो एंटी सोशल है। ये कास्ट दूसरे कास्ट के विरोध में है। वो इसलिए है कि आपके कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट है, औरों को वो राइट हमने देना नहीं, और वो यदि ले तो उसके अपोज में रहेंगे। रिजर्वेशन को जो विरोध है वो इसलिए है कि आपको जो राइट दिए है रिजर्वेशन, वो राइट खींच लेता है। नौकरियों में आपका नौकरी जो है आपका डोमेन है, लेकिन रिजर्वेशन नौकरी में दलित शेड्यूल कास्ट को लाता है। एजुकेशन आपका डोमेन है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन उनके डोमेन में जाता है। अब तो काफी खुला हुआ है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन 1856 में जब ब्रिटिशों ने स्कूल खोली, तो धारवाड़ का एक लड़का था, पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया बाहर, तो उसको एडमिशन रिफ्यूज की गई, क्योंकि उनको पूछा गया स्कूल को क्यों नहीं दे रहे, और ब्रिटिश का रूल है कि ये तो पब्लिक स्कूल है। उन्होंने कहा नहीं, एजुकेशन इज आवर डोमेन। तो ये जो है, जो एंटी सोशल एटीट्यूड जो आता है, वो उस कॉन्शियसनेस की, कास्ट कॉन्शियसनेस की वजह से आता है। तीसरा चौथा जो मुद्दा बाबा साहब ने कहा कि कास्ट ग्रुप है, कास्ट कॉन्शियसनेस है, और एंटी सोशल है, और आपकी एक्शन है, ग्रुप एक्शन है। वो ग्रुप एक्शन किस लिए है? अपने इंटरेस्ट, मटेरियल इंटरेस्ट, अपने प्रिविलेज प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों बनी है? हजारों सबकास्ट बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में है, ब्राह्मण सभा, मराठा सभा, कुणबी सभा। दलितों की जाति के आधार पर सभा नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव के आधार पे, समता संघ, फ्रेटर्निटी, या कोई जो वर्च्यू जो उसके बेसिस के ऊपर दलित नाम देते हैं, जाति का नाम नहीं देते। महासभा आप कहीं नहीं देखेंगे। तो ये जो एक्शन है, वो एक्शन इससे प्रेरित है कि अपने आप को इंटरेस्ट प्रिजर्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाबा साहब ने आगे जाके कही कि ये जो सारा कुछ है, इसको सेक्रेट माना गया, रिलीजियस माना गया, रिलीजियस आधार दिया गया कि ये करना धर्म को इम्प्लीमेंट करना है। और यही रीजन है कि कास्ट सिस्टम जो है परसिस्ट करती है। तो रिलीजियस सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ philosophy and theology to the caste system is a very important reason for sustenance of caste, क्योंकि उसको सेक्रेट बनाया गया है। क्योंकि रिलीजन के बाद, रिलीजन ऐसा होता है कि उसमें फेथ होता है, लॉजिक नहीं होती, रैशनैलिटी नहीं होती। गॉड है तो है, यू कैन नॉट चैलेंज। इस रिचुअल से आपका ये भला होगा, यू कैन नॉट चैलेंज। तो जब आप किसी चीज को सेक्रेट बना देते हो, रिलीजियस बना देते हो, फेथ आता है, तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है।
और हिंदुज्म के बारे में फिर रिडल ऑफ हिंदुज्म में बाबा साहब ने क्या कहा कि सारे हिंदू शास्त्र को छान मारा। ऐसा कोई हिंदू शास्त्र नहीं है जिसमें कास्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई भी ले लीजिए, ऋग्वेदा ले लीजिए, दूसरे वेदा ले लीजिए, उपनिषदा ले लीजिए, पुराणास ले लीजिए, ब्राह्मणास ले लीजिए, फिर रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए। इन सब में बाबा साहब ने कोटेशन दी हुई है रिडल में कि कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हिंदू कोई भी लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर ले तो उसमें जो है कास्ट है। और यदि आप पढ़ रहे हो, अपने बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन घर में दे रहे हो, और वो पढ़ेगा तो वो सिर्फ रिलीजियस प्रिंसिपल के हद तक ही कन्फाइन थोड़ी रहेगा, वो जाति व्यवस्था जो लिखी हुई है वो भी पढ़ेगा। सो द कास्ट कॉन्शियसनेस इज गिवन इन द फैमिली इटसेल्फ बाय द हायर कास्ट। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें थोड़ा सा समझनी चाहिए। बाबा साहब के बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया हुआ है। अब मैं आखिरी मुद्दा आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि ये सारा आप लेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार में कास्ट अभी भी क्यों परसिस्ट कर रही है। उसका कारण उन्होंने दिया है, कास्ट परसिस्ट डिस्पाइट लॉ, डिस्पाइट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे आर रीजंस। एंड वो रीजन ये है कि आदमी की जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर इज गवर्न बाय नॉर्म्स एंड कस्टम। तो यहाँ कास्ट सिस्टम जो है वो इज गवर्न बाय नॉट बाय ओनली नॉर्म एंड कस्टम बट ऑल्सो बाय रिलीजन। एंड इसलिए दे टेक इट कास्ट सिस्टम एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बाद में कहा है वो ये है कि भाई इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ये सारा है अपनी जगह, तो उनका कहना है, उन्होंने बिल्कुल उंगल रखी हुई इसके पीछे जो इंटरेस्ट, वो मटेरियल इंटरेस्ट है, आर्थिक स्वार्थ है। सोशल स्टेटस भी आता है, आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि मैं औरों से ऊंचा हूँ, शादी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो एक प्राइड आ जाता है उसमें। लेकिन वो प्राइड जो है वो एक तरीके से फॉल्स प्राइड होता है। सही जो है वो मटेरियल इंटरेस्ट है। मुझे जमीन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे धंधे चाहिए, और मैं लूंगा लेकिन आपको नहीं दूंगा। आप ये कह सकते कि मुझे ये चाहिए और आप भी ले लो, लेकिन वो नहीं है, मैं लूंगा एट योर कॉस्ट, आपको नहीं देने दूंगा। आपके लिए कोई पॉलिसी है तो उसको मैं विरोध करूंगा। तो ये जो एनालिसिस है बाबा साहब का कि रिलीजियस फाउंडेशन जो है कास्ट सिस्टम का, वही है कि जो कास्ट को रिमूव नहीं कर पा रही है। और लेकिन सब उसके जड़ में जो है वो मटेरियल इंटरेस्ट है, क्योंकि यू टेंड टू लूज योर मटेरियल इंटरेस्ट। रिजर्वेशन को जो विरोध है वो क्यों? आपके कोई जॉब नहीं लिए जा रहे, लेकिन विरोध इसलिए है कि ये तो डोमेन मेरा है, आपका, आप कैसे आ रहे हो, और यदि आप आओगे तो मेरे डोमेन पे इंक्रोचमेंट होगा, मेरी जॉब चली जाएगी। तो ये जो मटेरियल इंटरेस्ट कास्ट की, उस इंटरेस्ट पे कास्ट बेस्ड है, फाउंडेड है, ये कारण है कि कास्ट सस्टेन हो रही है, और उसको फिर रिलीजन का आधार दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाबा साहेब के विचार जो कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि ये एनालिसिस करने के बाद फिर बाबा साहेब ने सोचा कि इसके ऊपर रेमेडीज क्या है। तो लगातार 1919 से आप देखेंगे 1930 तक पुनः प्रैक्टिस, और उसके बाद 1944 तक जब हमें रिजर्वेशन जॉब मिला, उसमें उन्होंने दो ही बातें की है कि एनलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने सीधा कह दिया है कि कास्ट का आधार शास्त्र में होने की वजह से और मटेरियल इंटरेस्ट सर्व होने की वजह से यू हैव टू चेंज द शास्त्र। अपील की है रिलेशन ऑफ कास्ट में कि सब धर्म को इकट्ठा लेके एक किताब निकालें जो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस दिया हुआ है रिलेशन। लेकिन वो नहीं हुआ, वेट किया उन्होंने, फाइनली 56 में कहा कि नहीं, आपको अल्टरनेटिव जो है रिलीजन और फिलोसॉफी लेनी पड़ेगी। तो एक तो सॉल्यूशन है कि हिंदुज्म के वो प्रिंसिपल जिसमें इनइक्वालिटी है, एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, इसलिए आपको लीगल सेफगार्ड और पॉलिसी चाहिए। तो इसलिए लीगल सेफगार्ड लाए, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, और रिजर्वेशन पॉलिसी लाई, क्योंकि आपको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपको नहीं मिलेगा शेयर, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी के थ्रू हम शेयर देंगे। तो ये जो डिमांड फॉर रिजर्वेशन, डिमांड फॉर लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
demand for change of Hindu religious, of those principles which harm the rights of others, this was based on a continuous study of the caste system by Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर. हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के लिटरेचर में देखने को मिलेगा कि कास्ट का इश्यू एक जगह उन्होंने डिस्कस नहीं किया, बहुत जगह मिल जाता है. इसलिए कभी कभी आदमी को लगता है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे हैं तो कोई हिस्सा छूट रहा है. छोटा सा कोई भाषण होगा, उसमें भी नया विचार आपको मिलेगा. तो he studied the caste system so thoroughly and then came to the solution. तो मैंने, मेरा ख्याल है, इसमें कवर अप करने की कोशिश की. आई होप इससे आपको फायदा होगा. मैंने कुछ लिस्ट भी दी है जो उनकी बेसिक राइटिंग है, उससे यदि आप पढ़ेंगे तो और उसमें जाति के बारे में बाबा साहब के विचार क्या है वो समझने में मदद होगी. थैंक यू एंड जय भीम.